तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में। और जुबिलेंट फूडवर्क्स के पास है मास्टर फ्रेंचाइजी डोमिनोज की। और जब हम डोमिनोज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, पिज्ज़ा। जी हाँ दोस्तों, पिज्ज़ा और डोमिनोज आप कह सकते हैं कि सिनोनिम्स हैं। और इस प्रकार का यहाँ पर एक मोनोपोली क्रिएट की जा चुकी है इंडिया में। आप कह सकते हैं कि पिज्ज़ा मार्केट में एक ब्रांड ऐसा डेवलप किया जा चुका है जिसको बीट कर पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं दोस्तों। इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि नाम से जिनको जाना जाता है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर सेरेलैक की, मैगी की, तो नेस्ले का नाम हमारे दिमाग में आता है। ठीक है, च्यवनप्राश की हम बात करते हैं तो डाबर हमारे मुंह पे पहला नाम आता है। कोकोनट ऑयल की बात करते हैं मैरिको आ जाता है। ग्लूकोज बिस्किट की बात करते हैं पार्ले जी आता है। जब हम गम या ग्लो की बात करते हैं तो पिडिलाइट हमारे दिमाग में आते हैं। तो ऐसे ब्रांड्स यहाँ पर डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पर ये कहीं भी नहीं जाने वाला, बिजनेस वहीं पर टिका रहेगा। बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस मॉडल इंटैक्ट है। क्यूएसआर सेगमेंट की ग्रोथ इंटैक्ट है। 20% से ज़्यादा हमको इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी। और इस सेक्टर की बात करें तो मोस्ट प्रॉफिटेबल एंटिटी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है जुबिलेंट फूडवर्क्स। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखें तो आप देखिए ऊपरी इस तरह से ये स्टॉक जो है 40% से ज़्यादा गिर चुका है। तो एक पैनिक की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है निवेशकों में कि यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि इसकी वजह से इतनी गिरावट हो रही है। तो इस वीडियो में दोस्तों आपके साथ मैं रीज़न डिस्कस करने वाला हूँ। उन रीजंस को हम समझेंगे और उसके पीछे का हम इम्पैक्ट भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हमारी क्या यहाँ पर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जुबिलेंट फूडवर्क्स में क्या यहाँ पर हमको बाइंग करनी है या नहीं करनी, वेट करना है, वॉच करना है, क्या करना है, क्या यहाँ पर बॉटम बन चुका है नहीं, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, इंपॉर्टेंट होने वाली है एज ए इन्वेस्टर, या फिर अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अभी देखा दोस्तों हमने पिछले, अगर मैं महीने की बात करूं, अगर मैं रीसेंट गिरावट की बात करूं तो एक भारी गिरावट हमको 14 मार्च के आसपास देखने को मिली 13% की। ये गिरावट क्यों थी? तो ये गिरावट थी दोस्तों, आपको भी पता है, हमने कवर भी किया था कि मिस्टर प्रतीक पोटा जी का रेजिग्नेशन हमको देखने को मिला और उसकी वजह से एक नी जर्क रिएक्शन हमको स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिला। और ये होता है, देखिए जब भी कभी एक अच्छे सीईओ का रेजिग्नेशन होता है किसी अच्छी फर्म में से, जो ग्रोथ ओरिएंटेड, जो फोकस्ड कंपनी हो, तो उसमें से अगर जो प्लानर है, ठीक है, जो एग्जीक्यूट कर रहा था सारी चीज़ें, अगर उसी का रेजिग्नेशन हो जाएगा तो आप समझिए कि उसमें प्रेशर भी आता हुआ देखने को मिलता है। और इंडस्ट्री में ऐसा होता है, अगर चाहे मैं अपॉइंटमेंट की बात करूं, रेजिग्नेशन की बात करूं, तो काफ़ी हमको हलचल देखने को मिलती है स्टॉक प्राइस में अगले दिन, अगर ऐसी जब न्यूज़ आती है। और 2017 में भी जब अजय कौल का रेजिग्नेशन हुआ था तब भी हमको गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन प्रतीक पोता जी का यहाँ पर क्यों महत्व है इतना ज़्यादा, क्यों यहाँ पर इतनी गिरावट हुई, उसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रतीक पोता जी का नाम दोस्तों हमेशा एक विजनरी सीईओ में गिना जाता है जिनका विजन काफ़ी अच्छा है, जैसे कि हम जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी देखते हैं। चाहे हम स्टोर एक्सपेंशन की बात करें या फिर कंज्यूमर के लिए वैल्यू क्रिएट करने की बात करें, तो इन्होंने हमेशा से अच्छा काम किया है। 2017 में जब कौल साहब का रिटायरमेंट रेजिग्नेशन हुआ था उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया, तो एक अलग ही यहाँ पर हमको जुबिलेंट फूडवर्क्स में ग्रोथ आती हुई देखने को मिली। उसके पीछे का मैं आपको विद डेटा में यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो आप देखिए जब तक अजय कौल साहब थे, अजय कौल जी थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2017 तक गिरते गिरते आप देखिए 19% से गिरते गिरते 9% तक यहाँ पर रह गए थे। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पर प्रतीक पोता जी ने यहाँ पर उनको अपॉइंट किया गया, उसके बाद देखिए 15% से मार्जिन बढ़ते हुए 25% तक जा पहुंचे। तो उन्होंने डेफिनेटली मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पर किया कंपनी का। अर्निंग्स में यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिली, जो अर्निंग गिर के 131 करोड़ से 58 करोड़ तक रह चुकी थी, उन्होंने 196 से बढ़ा के उसको 429 तक ले गए। तो डेफिनेटली अर्निंग विजिबिलिटी, अर्निंग ग्रोथ भी हमको देखने को मिली, मार्जिन एक्सपेंशन भी हमको देखने को मिला, कंज्यूमर एक्सपीरियंस भी वहाँ पर काफ़ी अच्छा हमको देखने को मिला। और साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए भी पैसा अच्छा खासा हमको बनता हुआ देखने को मिला 2017 से 2021 तक। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेफिनेटली अग्रेसिव प्लान यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए। स्टोर्स की जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं, कंज्यूमर एक्सपीरियंस की बात करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी करी। तो उसकी वजह से यहाँ पर हमको एक पैसा भी बनता हुआ देखने को मिला इन्वेस्टर्स के लिए, और बिजनेस, यहाँ पर बिजनेस भी अच्छा ग्रो होता हुआ देखने को मिला। तो इन्होंने क्या किया, देखिए जब यहाँ पर ये नहीं थे तो हो क्या रहा था कि वेडनेसडे ऑफर चल रहा था। अगर आपको याद हो, अगर आप याद हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। होता क्या था कि वेडनेसडे के दिन ऑफर होता था, बाय वन गेट वन। तो हो क्या रहा था उस टाइम कि वेडनेसडे के दिन ही सिर्फ फुटफॉल हो रहा था स्टोर्स पे, जो है ज़्यादा ऑर्डर वहाँ पर आ रहे थे ऐप के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर मार्जिन्स में गिरावट हो रही थी, फुटफॉल में गिरावट हो रही थी, कंज्यूमर एक्सपीरियंस खराब हो रहा था, अर्निंग्स गिरावट हो रही थी। लेकिन जैसे ही 2017 के बाद यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ प्रतीक पोता जी का, तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ ऐसा नहीं कि यार एक दिन ही हमको ऑफर देना, उन्होंने क्या किया, एवरी डे यहाँ पर
ऑफर यहाँ पर वैल्यू ऑफर यहाँ पर देना चालू किया। तो यहाँ पर एवरीडे वैल्यू ऑफर की यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुई। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अच्छे अच्छे ऑर्डर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिर्फ वेडनेसडे को ही नहीं, सिर्फ वेडनेसडे को ही नहीं, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को भी फुटफॉल आने लगा स्टोर्स में, आउटलेट्स में। ऐप के थ्रू भी काफ़ी ऑर्डर बुक होने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे मार्जिन एक्सपेंशन होने लगे, अर्निंग्स यहाँ पर बढ़ने लगी, कंज्यूमर एक्सपीरियंस अच्छा होने लगा, धीरे धीरे ऐप की डाउनलोड्स बढ़ने लगी। आज आप देखेंगे तो 7 से 8 करोड़ तक ऐप हमको डाउनलोड देखने को मिलती है। खुद एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दोस्तों ये कंपनी बन चुकी है, जो कि डिपेंडेंट नहीं है, जो दूसरी एग्रीगेटर्स हैं स्विगी, जोमेटो जैसे, उन पर कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है। खुद का इनका फ्लीट है, खुद यहाँ पर इनकी गाड़ियाँ हैं, टू व्हीलर्स हैं, जिससे ये जो है ऑर्डर डिलीवर करते हैं। तो एक अलग ही यहाँ पर बिजनेस यहाँ पर इन्होंने खड़ा कर दिया प्रतीक पोटा जी, और इसीलिए अगर इनका रेजिग्नेशन हुआ तो एक भारी गिरावट हमको देखने को मिली। तो इनको खुद को एक इतना वैल्यूएशन मिल रहा था, क्योंकि अब होगा क्या, इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी, ठीक है। यहाँ पर उससे हो, देखिए ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रतीक पोटा जी का काफ़ी महत्व है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हमको देखना पड़ेगा कि नया सीईओ यहाँ पर कैसा आता है। क्या वो जो इनके प्लान्स थे, जो इन्होंने ब्रांड्स यहाँ पर लॉन्च किए, जब मैं हांगकांग किचन की बात करता हूँ, एकदम बिरयानी की बात करता हूँ, तो इन्होंने काफ़ी सारे ब्रांड यहाँ पर लॉन्च किए। देखिए यहाँ पर हांगकांग किचन इन्होंने लॉन्च किया, एकदम बिरयानी यहाँ पर लॉन्च किया, पॉपो यहाँ पर लॉन्च किया। तो अगला सीईओ जो आएगा, क्या इसको यहाँ पर कंटिन्यू रख पाएगा, नहीं, क्या उसकी किस तरह का उनका एग्जीक्यूशन होगा, क्या यहाँ पर ग्रोथ हमको जारी रहती हुई देखने को मिलेगी, ये सब चीज़ें देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए प्रतीक पोता जी का यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व था, ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। काफ़ी अच्छा इन्होंने किया, मतलब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्टोर एक्सपेंशन देखिए। स्टोर एक्सपेंशन की मैं बात करूं तो आप देखिए, स्टोर एक्सपेंशन की यहाँ पर मैं आपको एक बार डिटेल दिखाता हूं। मैं प्रतीक पोता जी की बात करूं, उसके बाद हम अगले यहाँ पर चीज़ों पे भी आएंगे। स्टोर एक्सपेंशन की बात करें तो 75 न्यू स्टोर इन्होंने Q3 FY22 में ही ओपन किए, जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टोर ओपन था किसी भी एक सिंगल क्वार्टर में, किसी भी मार्केट में। एक बहुत बड़ा यहाँ पर रिकॉर्ड था, ग्लोबल बेंचमार्क को यहाँ पर बीट करता हुआ नजर आया। एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर हमको देखने को मिला। 200 स्टोर्स इन्होंने कैलेंडर ईयर 2021 में ओपन किया, और 3000 स्टोर्स ओपन करने का यहाँ पर एक बड़ा एस्पिरेशन था। तो ये सारे जो प्लान्स हैं अब यहाँ पर रेजिग्नेशन के बाद धरे के धरे रह गए। इसीलिए यहाँ पर आपने देखा कि हमको इस स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि स्टॉक पहले से गिरावट दे रहा है, लेकिन एक जो रिसेंट गिरावट है उसका ये रीज़न था। अब हम बात करते हैं दूसरे रीजंस की। दूसरे रीजंस क्या हैं, तो दूसरे रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरे रीजन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ, कि इनका जो डीपी यूरेशिया में स्टेक है वो लगातार बढ़ता गया। और ये डीपी यूरेशिया की जब मैं बात कर रहा हूँ, डीपी यूरेशिया है क्या, कहाँ पर ये कंट्री में इनका प्रेजेंस है, तो ये है टर्की में और रशिया में। रशिया की आपको हालत पता है, अभी खराब है। टर्की में आपको पता है ऑलरेडी पॉलिटिकली अनस्टेबल चल रहा है टर्की। तो यहाँ पर कैपिटल अलोकेशन भी यहाँ पर एक कंसर्न का मुद्दा, जो है मुद्दा बना था पिछले कुछ क्वार्टर में। अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया आपकी कैपिटल एलोकेशन को लेकर, तो इन्होंने यहाँ पर उसका क्लियर कट जवाब नहीं दिया। लेकिन स्टिल आप देखिए टर्की में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, तो उसकी वजह से कैपिटल एलोकेशन पे यहाँ पर सवाल उठा गए। तो दूसरा रीज़न ये था, कैपिटल एलोकेशन अच्छा नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो सीईओ हैं और जो यहाँ पर ग्रुप है, भारतीय ग्रुप है, उनके बीच यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है खटास भी बनती हुई नजर आई। और हो सकता है इसी की वजह से प्रतीक पोता जी ने रिजाइन भी दिया हो, ये तो दोस्तों नहीं पता, लेकिन ऐसे रूमर्स चल रहे हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो है कैपिटल एलोकेशन को लेकर और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही थी। तो ये एक बड़ा रीज़न है, डीपी यूरेशिया में जो स्टेक बढ़ा रहे हैं वो भी एक हमको रीज़न देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक और रीज़न की, वो है दोस्तों एलएफएल ग्रोथ का डेटा इन्होंने शो किया, लेकिन इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में इन्होंने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का डेटा शो नहीं किया, जो कि एक नॉन डिस्क्लोजर था। और नॉन डिस्क्लोजर की वजह से जो इन्वेस्टर कम्युनिटी थी, जो एनालिस्ट थे, जो कॉन कॉल में थे साथ में, उन्होंने काफ़ी विरोध जताया इस बात का। और यहाँ पर उसकी वजह से स्टॉक में उसके बाद भी लगातार गिरावट देखने को मिली। तो प्रतीक पोता जी के रेजिग्नेशन से पहले इसमें गिरावट देखने को मिल रही, क्योंकि एलएफएल ग्रोथ भी अगर आप देखें तो काफ़ी गिरावट देखने को मिली, मतलब कि ग्रोथ ही आते हुए देखने को नहीं मिली। ग्रोथ यहाँ पर हैम्पर होती है, जब आप वैल्यूएशन इतने हाई मांगते हैं और उस पर के बाद ग्रोथ ना आए तो फिर वैल्यूएशन दोस्तों वहां पर उसकी पिटाई होती हुई देखने को मिलती है। जो री रेटिंग वहां पर होती है उसकी फिर डी रेटिंग होना चालू हो जाती है। तो इसकी वजह से स्टॉक में भी हमको भारी गिरावट देखने को मिली। तो ये हो गया डीपी यूरेशिया वाला सीन हो गया, ठीक है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हो गया, ये एक रीजन है। और अगर हम बात करें प्रतीक पोता जी का रेजिग्नेशन, तो ये तीन बड़े कारण हैं जिसकी वजह से प्रेशर देखने को मिल रहा है।
अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जब कैपिटल एलोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक विवेक माहेश्वरी जी हैं जेफरीज के, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर आप मल्टी ब्रांड का जो है आपका फोकस है, मल्टी कंट्री आपका फोकस है, तो उसके लिए जो आप टोटल कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हैं ये कितना आप डिप्लॉय कर रहे हैं ओवरसीज़ में। एक बिग कंसर्न है इन्वेस्टर कम्युनिटी के, लॉट ऑफ इन्वेस्टर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप इतना बड़ा एलोकेशन कर रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। तो इनका जवाब यहाँ पर क्लियर कट जवाब नहीं था। इन्होंने बोला कि हमारा फोकस तो इंडिया पे है डेफिनेटली, लेकिन हम यहाँ पर मल्टी कंट्री मल्टी ब्रांड यहाँ पर फोकस हमारा भी धीरे धीरे हम उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन वो जो है कैपिटल लोकेशन अब खराब होता हुआ नजर आ रहा है। टर्की में देखिए पूरी करेंसी हमको डाउन जाती हुई देखने को मिली है। रशिया यूक्रेन में जो 800 के आसपास स्टोर हैं वहाँ पर भी एक डेंट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सिर्फ रॉयल्टी का वहाँ पर इश्यूज हो रहे हैं, जो जहाँ पर 40% की इक्विटी इन्होंने एक्वायर कर ली है। तो ये सारे कैपिटल एलोकेशन यहाँ पर खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली एक हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला, अगर आप यहाँ पर बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक्सपेंशन प्लान्स काफ़ी अच्छे हैं। एक मोनोपोली है, एक ब्रांड है, ठीक है। भारतीय ग्रुप यहाँ पर एक रिनाउंड नेम है। पास्ट में कुछ ऐसे इश्यूज थे रॉयल्टी को लेकर, वो एक छोटे मोटे इश्यूज थे जिसकी वजह से आज भी इनको बोला जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना कोई बड़ा इशू नहीं था। लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म दोस्तों ट्रेंड जो है यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगी, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर वेट एंड वॉच हमको करना है। अब एक अच्छी खबर भी आपको दे देता हूँ यहाँ पर। तो अच्छी खबर ये है कि जो एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट है उन्होंने 23 मार्च को आप देखिए 1 लाख शेयर यहाँ पर एक्वायर किए हैं और ओपन मार्केट से यहाँ पर एक्वायर किए हैं। इनकी जो अब होल्डिंग है बढ़ चुकी है, यहाँ पर कुछ 0.2021 के आसपास थी। वेलफेयर ट्रस्ट की यहाँ पर एक्विजिशन करने के बाद अपनी होल्डिंग बढ़ चुकी है, तो एक पॉजिटिव है। आप इसको एक पॉजिटिव अपडेट लेके चल सकते हैं कि यहाँ पर जो वेलफेयर ट्रस्ट है जो जुबिलेंट फूडवर्क्स का, उन्होंने निचले स्तरों पे यहाँ पर बाइंग की है। प्राइस आप देख सकते हैं 2560, जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि बॉटम हमको देखने को मिल रहा है। अब मैं डोमिनोज की अगर बात करता हूँ ग्लोबली, तो देखिए दोस्तों ग्लोबली अगर हम बात करें तो पीयर्स के कंपैरिजन में प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए, मैं डोमिनोज की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जो ग्लोबल डोमिनोज ब्रांड है, इंटरनेशनल जो ब्रांड है, उसकी जो ROIC है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, अगर आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त है 59% की। मतलब कि यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। जो कैपिटल है, जो री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी, इंडिया पे भी। क्योंकि इंडिया में भी दोस्तों अभी देखिए टियर 3 टियर 4 में काफ़ी अच्छा पेनिट्रेशन देखने को मिल रहा है, जैसे कि पिछली कॉल में हमने बात करी थी जब मैंने आपको वहाँ पर अपडेट दी थी। साथ ही साथ एक्सपेंशन स्टोर्स काफ़ी अच्छे हैं। और पॉपॉय की जब मैं बात करता हूँ दोस्तों, पॉपॉय एक न्यू ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है, जैसे कि मैनेजमेंट बार बार बोल रहा है। और जो इन्होंने बेंगलोर में 3 स्टोर आउटलेट ओपन किए उस पर अच्छा खासा एक ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। डोमिनोज की मैं बात करता हूं तो देखिए यम ब्रांड से काफ़ी ज़्यादा ROIC है। अगर मैं इन्वेंट्री कैपिटल की बात करूं तो उसका जो टर्नओवर रेशो है वो भी काफ़ी अच्छा है, और जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, 15% के आसपास। चाहे मैं यहाँ पर बर्गर किंग की बात करूँ, चाहे मैं डेल टैको की बात करूँ, ठीक है, या फिर हम मैकडोनल्ड्स की बात करें, तो उनसे कई ज़्यादा हमको यहाँ पर ROIC देखने को मिलता है। और ROIC पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक ग्रोथ के, अर्निंग ग्रोथ की चांसेस हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। ROIC अच्छा होगा तो ROC, रिटर्न रेशोज भी बेहतर होते हुए नजर आएंगे। तो ये है दोस्तों सारी चीज़ें। बाकी आपको नंबर्स तो पता ही है, यहाँ पर कोई हमको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। बिजनेस मॉडल इंटैक्ट है। टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं तो आप देखिए लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें, मंथली चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की अपना सपोर्ट लेके ये स्टॉक यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखें तो 43-44% करेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट अपने 200 डे मूविंग एवरेज मंथली यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये डेटा लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर EMA के आसपास आ चुका है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे जुबिलेंट फूडवर्क्स में, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपको अगर वेट करना है तो वेट कीजिए, नया CEO कौन आता है, वेट एंड वॉच आप कर सकते हैं। Q4 के नंबर्स का एक बार वेट कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशनरी जो सिचुएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, वो हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर किस प्रकार के मार्जिन ही अब की बार यहाँ पर रखते हैं। क्योंकि प्राइस हाइक तो इन्होंने डेफिनेटली की थी दिसंबर में, उसके बाद देखना पड़ेगा इस कॉल में मैनेजमेंट क्या कहता है, जो कि मेरी नज़र भी काफ़ी मैं फोकस करूंगा दोस्तों मैनेजमेंट के यहाँ पर स्टेटमेंट पे, उनका CEO को लेकर क्या यहाँ पर बयान रहता है, स्टोर ग्रोथ के लेकर क्या बयान रहता है, आगे की एक्सपेंशन को लेकर क्या बयान रहता है, और इन्फ्लेशन को लेकर क्या उनका कमेंट्री रहती है, उस पर मैं डेफिनेटली कॉल ज्वाइन करूंगा। तो आपको भी यहाँ पर मैं अपडेट पूरी उसकी आपके लिए लेके आऊँगा, तो आप यहाँ पर स्टे ट्यून्ड रह सकते हैं चैनल के साथ। तो यहाँ पर मंथली चार्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मैं डेली चार्ट पे यहाँ पर बात करूँ तो डेली चार्ट पे आप देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे सपोर्ट पे ऑलरेडी ये स्टॉक आ चुका है। अगर हम यहाँ देखें एक बढ़िया सपोर्ट है यहाँ पर, देखिए ऊपरी स्तरों से 43% 44% गिरने के बाद एक अच्छा सपोर्ट है इस लेवल पे, तो आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टॉक और गिरता है
तो यहाँ पर आप मान के चलिए 2100 तक भी आ सकता है। और यहाँ तक आता है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको और बाय करूँगा और एक्यूमुलेट करूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म QSR सेक्टर मुझे लगता है मुझे क्या लगता है दोस्तों, सर्वे के अनुसार बता रहा हूँ 20 to 25% से आराम से ग्रो करेगा। इंडिया की जो कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है उसमें डोमिनोज यहाँ पर मुझे लगता है अच्छा खासा अर्निंग्स इसकी होती हुई देखने को मिलेगी। 3000 का जो प्लान है वो भी अच्छा, CEO आता है, एग्जीक्यूशन सही रहता है, तो यहाँ पर हमको अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस लेवल पे आप SIP अपनी डिप्लॉय कर सकते हैं। और अगर आप वेट करना चाहते हैं तो Q4 के नंबर्स का वेट आप कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस मॉडल में कोई इंपैक्ट नहीं है, सिर्फ ये इन्फ्लेशन की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, कुछ यहाँ पर नॉन डिस्क्लोजर और कुछ यहाँ पर दूसरे रीज़न की वजह से, ये जो कैपिटल एलोकेशन है उनके रीजन की वजह से गिर रहा है। लेकिन एट दी कोर हम बात करें तो बिजनेस का कोर में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके क्या कमेंट है, थॉट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।